जिस तरह के आसार जताए जा रहे थे हुआ वैसा ही है। लोकसभा की कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा शुरू होते ही, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। जैसा कहा जा रहा था कि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार हो सकती है, वैसा ही हुआ है। चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, एथेनॉल के मुद्दे पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संग्राम सिर्फ संसद के भीतर नहीं, सड़क पर भी दिखा। ये देखिए आप जरा तस्वीरें। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के समर्थकों पर, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, और बड़ी खबर आपको बताते हैं इस वक्त की। समाजवादी पार्टी के सांसद जंतर मंतर जा रहे हैं। लाठी चार्ज पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया? ये सरकार नहीं, अहंकार है। सपा सांसद डिंपल यादव ने भी बयान दिया इसको लेकर। सरकार सुनना नहीं चाहती है, सुनिए क्या कहा गया। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार? और सरकार सुनना नहीं चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। लगातार यही कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। हम लोग और आपको बता दें, राज्यसभा में है सदन की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई। आपको बता दें, इससे पहले लोकसभा की जो कार्यवाही है वो सिर्फ 12 मिनट चल पाई थी और उसके बाद 12 बजे तक स्थगित किया गया था। अभी फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही चल रही है। संख्या 6 पर अंकित दस्तावेज जो श्री गोपी जी के नाम से अंकित है, आपके अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। थैंक यू। आइटम नंबर 7 श्री इतेला राजेंद्र जी। Thank you, Chairman sir. Sir, I beg to know that this House do recommended to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect 2 members of Rajya Sabha in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote to the Joint Committee on Offices of Traffic in the vacancies caused by the retirement of Sri N.R. Elango and Sri Deepak Prakash from Rajya Sabha, and do communicate to this House the name of the 2 members so elected by Rajya Sabha to a joint committee. Thank you, sir. कि श्री इतेला राजेंद्र जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 8 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court's Number of Judges Act 1956. ऑनरेबल सदस्य डॉक्टर के काव्या जी। विधेयक का प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनः स्थापित करें। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। थैंक यू। आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Supreme Court Number of Judges Amendment Ordinance 2026, number 1 of 2026. Thank you, sir. माननीय सदस्यगण, कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। सदन का महत्वपूर्ण समय है। सभी विषय के ऊपर चर्चा होगा सदन में। आपका जो भी मुद्दे हैं, इस मुद्दे के ऊपर भी चर्चा।
तो उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक जो है वो सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑपोजिशन की तरफ से जमकर नारेबाजी हो रही है और इस विधेयक को लाने के पीछे मंशा यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाए, 33 से बढ़ाकर इसे 37 किया जाए। बहरहाल ऑपोजिशन का हंगामा हो रहा है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही अभी चल रही है संसद भवन में। इस बीच एक और डेवलपमेंट हुआ है। राहुल गांधी से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। राहुल गांधी के कमरे में, यानी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा होता है, वहां पर यह मुलाकात हुई। वहां पहुंचे थे अखिलेश यादव। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संसद भवन में राहुल गांधी के कक्ष में ये जो मुलाकात हुई है, कुमार, इसको लेकर खबरें क्या हैं? किन मुद्दों पर बात हुई है? चर्चा ये हो रही है कि यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई है, कुछ अहम बातें डिस्कस हुई हैं? देखिए, एक तो जो संसद की कार्रवाई में क्या रुख रहना चाहिए विपक्ष का एकजुट होकर, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, इस पर चर्चा हुई है। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम हो या इमरान मसूद हो या समाजवादी पार्टी कुछ नेता जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं सीटों को लेकर, उस बीच में यूपी में किस तरीके से गठबंधन होना है, कितनी सीटों पर बात बन सकती है, इन सब बातों पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के कमरे में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं उनकी मुलाकात हुई है। और दोनों नेताओं के बीच इन दोनों मुद्दों पर कि संसद कैसे चल रही है, संसद में क्या रुख रखना है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन में क्या रुख रखना है, इस पर चर्चा हुई। बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत। कुमार विक्रांत हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। संसद में ऑपोजिशन के उठाए गए तमाम मुद्दों पर किस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चले, इस पर बात हुई। और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी तमाम मुद्दे डिस्कस हुए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाए, 33 से 37 की जाए। लोकसभा में यह बिल पेश किया गया है, कार्यवाही चल रही है और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पेश किया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। इससे पहले भी 13 मिनट तक कार्यवाही चली, 12 से 13 मिनट तक, और स्थगित हो गई थी। फिर यह बिल पेश हुआ, जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल, और एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित हो गई है। राज्यसभा की भी कार्यवाही स्थगित हो गई है। और आनंद पांडे हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, आज पहला ही दिन भेंट चढ़ चुका है हंगामे की, और अगर ऐसे ही आगे चलता रहा तो फिर किस तरीके से बातचीत होगी? देखिए, सरकार को भी इस बात का अंदेशा था कि शुरुआत के 1-2 दिन जो है विपक्ष जो है संसद की कार्रवाई चलने नहीं देगा, क्योंकि विपक्ष ने पहले जी सोनम वांगचुक का मुद्दा और आज जंतर मंतर से लेकर संसद तक जो छात्रों का मार्च चला उसको लेकर, तो सरकार भी को ये पता था कि शुरुआत के 2-3 दिन विपक्ष हंगामा करेगा, लेकिन बावजूद इसके सरकार के कहना था कि हम अपना बिजनेस करेंगे। और उसी के लिए जैसे ही आज 11 बजे लोकसभा कार्रवाई शुरू हुई, राज्यसभा कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा किया विपक्ष ने दोनों सदनों में। उसके बाद दोनों सदनों को 12 बजे के लिए स्थगित किया गया। और फिर जब 12 बजे की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष अपने उसी रूप पे अड़ा रहा। विपक्षी सांसद जो है वेल में पहुंच गए, अपने अपने सीट पे खड़े हो गए, लगे लगातार नारे लगाने लगे, सरकार से ये कहने लगे कि सरकार का जवाब चाहिए। तमाम विपक्षी सांसद थे वो चाहते थे कि वो इन मुद्दों पर अपनी बात सदन के अंदर रखें। तुमको ये बताया गया कि जब आप लोगों को मौका मिलेगा, जब चर्चा का समय आएगा, तब आप लोगों को मौका दिएगा, आप लोग बोलिएगा। लेकिन अभी जो सदन की कार्रवाई है जो बिजनेस से लेने दिया जाए। लेकिन विपक्ष अपनी मांग पे अड़े रहे, क्योंकि उनको ही पता था कि संसद के बाहर यानी चल रहे, और वो चाहते थे कि संसद के अंदर भी उस मुद्दे को उठाए। सरकार को पता था, जो चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर है उनको भी पता था, लिहाजा उन्होंने कहा कि जब आपको बुलाया जाएगा, जब आपकी बारी आएगी तब आप इसे बोलेंगे। लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था, जिसके चलते हंगामे दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद पांडे, आपको जानकारी दे रहे थे। तो जहां एक तरफ सदन के अंदर जमकर हंगामा विपक्ष की तरफ से देखा जा रहा है, वहीं जो जंतर मंतर पर हंगामा हुआ, ये जो मुद्दा है ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उठाया गया। बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया गया है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। सरकार मारने दबाने की कोशिश कर रही है, ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया है। Sir, I am thankful to you
you have given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया है। जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम समर्थक, तमाम स्टूडेंट्स आज जंतर मंतर पर मौजूद थे, संसद की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई है, लाठी चार्ज हुआ है जिसमें कई छात्रों को चोटें आई हैं। यह मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उठाया गया और कहा गया कि यह लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। संसद परिसर में पप्पू यादव भी विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। अपने कपड़े पर स्लोगन लिखकर पहुंचे थे सांसद पप्पू यादव। नीट पेपर लीक, चढ़ावा चोरी वाली ड्रेस पहनी थी आज उन्होंने। चंदा चोरी पर सरकार मौन क्यों है, ये पप्पू यादव ने सवाल पूछा है। तो पप्पू यादव ने कैसे सरकार पर हमला बोला, आइए सुनाते हैं आपको। आप भैया आप हमको बताइए, पेपर बच्चा नीट के बाद 4 पेपर क्वेश्चन लीक आउट हो गया। अब जब आपको एक क्वेश्चन पेपर नहीं बचता है, आपसे लिख सकता, आप डाइवर्ट करते रहते हो। आप पूरा सनातन के पीठ में खंजर भोग दिए, सब प्रसादे चोरी कर लिए, सब मंदिरे का चोरी कर लिए। जिसके नाम पर आए, त्रेता में राम आया, अब बोल दिया कि राम हम ही लाए। तो जब आप लाए राम को तो आप स्वीकार भी तो करिए। गर्मी में इतना सर, गर्मी का क्या मतलब है? सरकार काफ़ी दिनों से दिखाई दे रही है कि वो मूल मुद्दों पर किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए आज तक ये नहीं बता पा रही कि सदन के अंदर क्या राम मंदिर पर चर्चा होगा, क्या नीट के विषय पर चर्चा होगा, और चर्चा होगा तो किस तारीख पर चर्चा होगा, आज तक सरकार नहीं बता पा रही। सब पूरे देश को पता है कि ये मूल विषय हैं इस मॉनसून सत्र में, लेकिन अब तक सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई बिजनेस नहीं। तो विपक्ष का रुख साफ है कि वो किसी भी हाल में पेपर लीक, चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर चर्चा से सरकार को बचने नहीं देगा। विपक्ष की तरफ से प्रमुख तौर पर 3 मुद्दे उठाए जा रहे हैं। राम मंदिर में दिया, लोगों ने चढ़ावा दिया, उसकी चोरी हो गई। चौथा, राम मंदिर निर्माण में 40% कमीशन खाने तक के इल्जाम आए। और 5वां जो लूट का तरीका था वो ये था कि जो अलग अलग उन्होंने फंक्शंस किए राम मंदिर ट्रस्ट ने, जिसका गठन मोदी सरकार द्वारा किया गया था, उसमें करोड़ों अरबों रुपए का घालमेल और हेराफेरी हुई। इस पर चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार ने 2020 में ये ट्रस्ट बनाया था। अब जवाबदेही भी सरकार की है। केवल छोटी मछलियों को पकड़कर सब मगरमच्छों को बचाया नहीं जा सकता, यही हमारा कहना है, यही हमारी जवाबदेही है। देखिए, सरकार गंभीर विषयों पर गंभीर नहीं है। दिक्कत ये है कि आंदोलन हो रहा है, छात्र किस तरह से पूरा देश का आक्रोशित है, नीट के पर्चे लीक होंगे, उसके अलावा दूसरी परीक्षाओं के पर्चे लीक होंगे, उसके ऊपर सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। कहीं भी सरकार बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आस्था के नाम के ऊपर जो खेल हो रहा है देश के अंदर, वो बंद होना चाहिए। ये आस्था के ऊपर जो चोट हो रही है, बंद होनी चाहिए। जनता आक्रोशित है, एक क्लिक की देर हो रही है और वो क्लिक हो रहा है। और देखिए, इन सब के बीच सरकार की एक सबसे बड़ी चुनौती है इस सत्र के अंदर महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक को लेकर जो आंकड़ा है वो जुटाना, यानी मिशन 360 का। और इसको लेकर डीएमके का रुख बहुत अहम होने वाला है। इस पर बड़ी खबर आपको बताएं, डीएमके के समर्थन पर कंगना रनौत का बयान आया है। धीरे धीरे सब सनातन की शरण में आएंगे, कंगना रनौत की तरफ से बयान दिया गया है। बीजेपी की शरण में आएगी डीएमके, कंगना रनौत का यह बयान।
का रुख साफ नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ है। देखिए, ये सब धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी और जो सनातन संस्कृति है उसकी ही शरण में आएंगे और उसकी, क्योंकि ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये जो बाकी है ये सब दुनिया से बोरो की हुई है। हम लोकतंत्र में पहले देखे कि ट्रेजरी बेंचेस होते थे और ऑपोजिशन विपक्ष के बेंचेस होते थे। अब पहले दिन देखने को मिल रहा है कि ट्रेजरी बेंचेस है जिसमें सरकार के पक्ष बैठते हैं, विपक्ष के लिए ऑपोजिशन बेंच है और नया एक सिस्टम किया हुआ है गद्दारों की बेंच। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और इस बीच अखिलेश यादव ने यह कह दिया है कि जो छात्र जंतर मंतर पर मौजूद हैं उन्हें संसद आने देना चाहिए। सरकार क्यों इतना अहंकार कर रही है? बहरहाल संसद सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन हुआ। इशारों में पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। देश के नौजवान अंतरिक्ष तक पहुंचे। मैं 56 साल के नौजवान का नाम नहीं ले रहा, यह कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुटीला अंदाज दिखाते हुए राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए उन पर हमला बोला। अंतरिक्ष तक पहुंचना संयोग नहीं संदेश, यह कहा पीएम मोदी ने। बहुत बड़ी सफलता है और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप में 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। तो सेशन से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया का भी जिक्र किया था। युद्ध की वजह से हालत गंभीर है, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया था। युद्ध की वजह से तेल सप्लाई पर भी असर हुआ है। युद्ध में भी 7.7% भारत की विकास दर है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था। तो मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया था और बताया था कि किस तरीके से भारत इस बीच भी तेजी से विकास कर रहा है। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च को लेकर बड़ी खबर है और खबर यह कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। सीजेपी के प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ है, लाठियां भांजी गई। ये देखिए आप, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक वहां पर खड़े रहे। आरएएफ, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स ने लाठीचार्ज किया है। हजारों की संख्या में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक छात्र पहुंचे हुए हैं जंतर मंतर। कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का आज ऐलान किया और उनको रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और ये देखिए आप, तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और ये पहले से दिल्ली पुलिस की तरफ से बता दिया गया था कि ये वो जगह है जो लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। यहां पर निषेधाज्ञा यानी कि बीएनएस की धारा 163 लागू है और इसलिए यहां पर कोई भी 5 या उससे ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकता है। और पूरी तरह से जो सीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया है संसद मार्च का, वो सरासर गलत है, कोई अनुमति नहीं दी गई। और उसके बाद जो एक्शन लिया गया वो आप देख पा रहे हैं, लाठियां भांजी गई हैं सीजेपी के समर्थकों पर। तो जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर लाठीचार्ज किया है दिल्ली पुलिस ने। संसद मार्च रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया है क्योंकि बीएनएस की धारा 163 पहले ही लागू कर दी गई थी। एहतियाती तौर पर आप सोचिए कि तमाम जो आसपास के मेट्रो स्टेशन हैं वो भी बंद कर दिए गए थे ताकि भारी संख्या में भीड़ यहां पर जमा ना हो पाए। लेकिन उसके बावजूद हजारों लोगों की मौजूदगी जंतर मंतर पर नजर आई और जो सीजेपी की तरफ से कॉल दी गई थी संसद कूच की, उस पर अमल करने की कोशिश में तमाम लोग नजर आए। और इसी के बाद बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और फिर छात्रों पर, भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। तो सड़क से संसद तक एक तरह का संग्राम इस वक्त नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ विपक्ष सरकार का घेराव करता हुआ नजर आ रहा है संसद के भीतर और संसद के बाहर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया छात्रों पर, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने।
तो ये तस्वीरें हम आपको प्रोटेस्ट की दिखा रहे हैं, मार्च की दिखा रहे हैं। वहीं कोकरोच जनता पार्टी संसद मार्च करने पर अड़ी हुई है। सीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जारी रहेगा प्रदर्शन। जंतर मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाया किस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर मौजूद है, पुलिस की भी तैनाती है और जंतर मंतर पर धारा 163 लागू कर दी गई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे और फिर भी जंतर मंतर कूच की तैयारी उनकी तरफ से की गई थी और शुरुआत भी हुई, जिसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और लाठीचार्ज भी किया गया। हालांकि जंतर मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरें कैसे प्रदर्शन किया जा रहा था, पुलिस की टीम पहुंची और लाठीचार्ज भी किया गया। कई लोगों को हिरासत में लेने की भी खबर है। लाठीचार्ज की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस दौरान भागम भाग का माहौल भी देखने को मिला। तो देखिए, जंतर मंतर पर हंगामे को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान भी सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहना है? जंतर मंतर पर पुलिस का लाठीचार्ज नहीं हुआ है, यह पुलिस की तरफ से कहा गया। किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। ये देखिए आप, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस के हैंडल से यह पोस्ट किया गया है। लोग अफवाहों पर ध्यान ना दे, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया। और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है। सीजेपी नेताओं को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात का ऑफर मिला है। सीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलेंगे। ये बड़ा डेवलपमेंट नजर आ रहा है ऐसे वक्त में जब एक तरफ हमने वो तस्वीरें देखी जहां पर पुलिस लाठीचार्ज करती हुई नजर आई सीजेपी के सपोर्टर्स पर, और अब जानकारी ये मिल रही है कि सीजेपी की यानी कोकरोच जनता पार्टी के नेताओं से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। बीते कई दिनों से, तकरीबन 20 दिनों से ये अनशन, ये आंदोलन लगातार जारी था। सोनम वांगचुक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट, वो भी इस मुहिम का हिस्सा थे जो कि भूख हड़ताल पर थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें भर्ती कराया गया सफदरजंग अस्पताल में और आज उनकी तरफ से भी ये साफ तौर पर कहा गया कि अगर संसद के भीतर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात होगी, नीट पेपर लीक का मुद्दा उठेगा और सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगी तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत होगी। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, क्या जानकारी मिल रही है? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सीजेपी के नेताओं की मुलाकात होगी। सीजेपी के नेताओं को क्या बोला गया है, क्या ऑफर दिया गया है, क्या जानकारी? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सीजेपी के जो हजारों कार्यकर्ता इकट्ठा थे वो संसद मार्च की कोशिश कर रहे थे, उनको बल प्रयोग करके रोका गया। लेकिन तभी अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत के लिए उनको बुलाया गया है। तो यहाँ से जो स्पोक्स पर्सन है सौरभ, वो और आशुतोष के साथ एक डेलीगेशन इस वक्त बातचीत करने के लिए सरकार से गया हुआ है। अभिजीत ने यह भी अपील की है कि जब तक बातचीत करके वो लोग वापस नहीं आ जाते हैं तब तक सभी लोग यहीं पर रुकेंगे जंतर मंतर पर, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस ने इन सभी को रोका हुआ है और इंतजार किया जा रहा है कि ये जो मीटिंग फिलहाल सरकार और सीजेपी के बीच में चल रही है, आखिर उसका क्या हल निकलता है। तो उम्मीद के साथ यहाँ पर सीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है, जो समर्थक हैं, वो हजारों की संख्या में यहाँ पर इस वक्त मौजूद। पुनीत, आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि जेपी नड्डा से, मोदी सरकार के मंत्री से मिलने के लिए सीजेपी के नेता रवाना हो रहे हैं। साथ ही साथ निर्देश दिया गया है कि जो लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं वो वहीं पर रहें। यानी सीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो वहीं पर मौजूद रहें। सीजेपी के नेता की तरफ से क्या कहा गया है इस होने वाली मुलाकात को लेकर, सुनते हैं। आपको थाने में लेकर जा रहे हैं? नहीं, आगे की क्या रणनीति है? मार्च को लेकर क्या रणनीति? आपको थाने में लेकर जा रहे हैं? नहीं, आगे की क्या रणनीति है? मार्च को लेकर क्या रणनीति? तो सीजेपी नेताओं को सरकार की तरफ से न्योता मिला है, वार्ता के लिए बुलाया गया है। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सौरभ दास भी यही कंफर्म करते हुए नजर आ रहे हैं पत्रकारों के साथ बातचीत में।
और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, सरकार के सोर्सेस क्या बता रहे हैं? जेपी नड्डा से सीजेपी के नेताओं की मुलाकात कब होगी? क्योंकि सौरभ दास ये कह रहे हैं कि उन्हें न्योता दिया गया है जेपी नड्डा से मुलाकात का। जी देखिए, संसद भवन में अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की एक बैठक हुई है। उसके बाद जेपी नड्डा अपने संसद भवन के दफ्तर से अपने घर के लिए निकले और ये बताया जा रहा है कि जो ये मुलाकात है वो जेपी नड्डा के आवास पर हो सकती है, जहां पर जो प्रोटेस्ट करने वाले जो छात्र हैं उनके प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात होगी। और चूंकि लगातार सरकार की भी कोशिश हो रही थी कि ये धरना खत्म हो जाए, अनशन खत्म हो जाए, तो और सरकार को लगता है कि अब जो इनको प्रोटेस्ट करना था, जो इनको मैसेज देना था, संसद भवन में मार्च करना था, वो लगभग हो गया। तो ऐसे में सरकार भी चाहती है कि अभी धरना खत्म हो, क्योंकि जाहिर तौर पर जो मैसेजिंग हो रही है उसको लेकर सरकार की चिंता है। और सरकार का ये कहना है कि जो नीट की परीक्षा थी उसको पहले जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद जब दोबारा उसका री एग्जाम हुआ तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, सभी एजेंसीज को इन्वॉल्व किया और नीट का जो रीटेस्ट था वो बिना किसी दिक्कत के पूरा हो गया था। उसके नतीजे नहीं आनंद, क्या कहीं कोई ऐसे संकेत की सीजेपी की जो अहम मांगे हैं, जो डिमांड्स हैं, उन पर विचार किया जाएगा? क्योंकि मांग तो यही कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और जिन छात्रों ने पेपर लीक के बाद खुदकुशी कर ली उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। जी देखिए, इस्तीफे का सवाल नहीं है जो सरकार के सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि उनका ये तर्क ये है कि जो पेपर जहां से लीक हुआ था उसको लेकर जो एजेंसी है उन्होंने कार्रवाई की है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पकड़ा भी गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, पुलिस की हिरासत में है, जेल में है। तो ऐसे में इस बात के लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना उचित नहीं है। ठीक है, लेकिन जब रिटेस्ट कराया गया तो उसे पूरा ध्यान रखा गया, सरकार की सारी एजेंसी उसमें इन्वॉल्व हुई और रिटेस्ट को सफल किया गया, उसके नतीजे सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में एक तरफ एक आइस ब्रेकर के तौर पे आप कह सकते हैं ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद। और ये बात लगातार हो रही थी, ऑपोजिशन की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि देखिए इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक अनशन पर है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मिलने तक नहीं आया। लेकिन अब जेपी नड्डा की तरफ से सीजेपी के नेताओं को न्योता दिया गया है, ये सोर्सेस बता रहे हैं। नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र में महात्मा फूले योजना के लाभार्थी किसानों को भी अब 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना से 50,000 रुपए की शर्त को हटा दिया गया है और अब किसानों को 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी मिलेगी। अब पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना से राज्य के 56 लाख किसानों को 40,585 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का लाभ मिलेगा। साथ ही नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए 2026-27 में ऋण लेने और समय पर चुकाने की शर्त भी समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किसानों का कृषि पंपों का 48,000 करोड़ रुपए का पुराना बिजली बिल माफ करने की भी बड़ी घोषणा की। महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतले जे लोक होते ज्यांना 50,000 रुपयापर्यंत आपण म्हटलं होतं त्यांनाही 2 लाखापर्यंत कर्जमाफी झाली आणि त्यासोबत 3 वर्षातले कुठलेही 2 वर्ष ज्यांनी रेग्युलर भरलेले आहेत ते सगळे लोक याकरता पात्र होतील। राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार कुणाचा असेल तो आमच्या बळीराजाचा आहे। त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना 2 लाखापर्यंत कर्ज जे आहे ते त्यांचं माफ होणार आहे। राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने के लिए किसानों की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सम्मान किया गया। यशवंत राव चव्हाण सेंटर में मुख्यमंत्री फडणवीस को तुलसी की माला, विट्ठल की मूर्ति और बैलगाड़ी की प्रतिकृति भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रगतिशील भारत के लिए प्रगतिशील महाराष्ट्र आवश्यक है। भारत और यूके के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के कार्यान्वयन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे महाराष्ट्र को वैश्विक व्यापार, निवेश और निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह समझौता पुणे, नासिक, कोल्हापुर और छत्रपति संभाजी नगर सहित राज्य के विभिन्न उद्योगों और कृषि उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजार प्रदान करेगा और महाराष्ट्र को वैश्विक विकास का इंजन बनाएगा।
उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच वर्तमान व्यापार 56 अरब अमेरिकी डॉलर का है। इसे 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुणे में संत ज्ञानोबा और तुकोबा की पालकी यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी वारी में शामिल होना एक अत्यंत सुंदर अनुभूति है। आषाढ़ी वारी के लिए पंढरपुर पूरी तरह तैयार हो चुका है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग द्वारा पालकी मार्ग पर बनाए गए भव्य स्वागत द्वार भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर रेलवे स्टेशन से बोधगया जाने वाले श्रद्धालुओं की ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य के पात्र नागरिकों को बोधगया दर्शन का अवसर प्रदान करने के लिए इस विशेष रेल यात्रा का आयोजन किया गया था। लगभग 500 श्रद्धालु इस विशेष ट्रेन के माध्यम से बोधगया दर्शन के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाकेयर की पहली बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि महाकेयर के माध्यम से राज्य में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपचार और अनुसंधान सुविधाएं तैयार की जाएं। नागपुर में कृषि प्रदर्शनी केंद्र के काम का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निरीक्षण किया और चल रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी सभागार और सुविधा केंद्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के कारण नागपुर को सम्मेलनों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। साथ ही किसानों के लिए विभिन्न कृषि प्रदर्शनियों और परिषदों का आयोजन भी किया जा सकेगा। मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने काला घोड़ा आर्ट एवेन्यू के सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कला, विरासत और आधुनिक सुविधाओं के इस संगम से नागरिकों को इस क्षेत्र का एक नया अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि काला घोड़ा आर्ट एवेन्यू के कारण ये क्षेत्र मुंबईकरों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बनेगा। इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर एडवोकेट राहुल नार्वेकर और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बारामती के कन्हेरी में दिवंगत नेता अजीत पवार पर्यटन उद्यान बारामती और देवगिरी से देवराई नाम पट्टिका का अनावरण उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के हाथों किया गया।